Hello everyone, welcome back to our channel. This is briefly UPSC Medieval History MCQ प्रैक्टिस सीरीज का सेकंड वीडियो है जिसमें हमारा टॉपिक है द चोल एम्पायर। उम्मीद करती हूँ आप सभी रिवीजन के लिए तैयार होंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, consider the following statements regarding the rise and origin of the imperial Chol dynasty. First, Vijayalaya reviewed the Chol power in the 9th century by capturing Tanjore from the Pallavas. Second, the Cholas served as feudatories to the Pallava of Kanchi before establishing an independent kingdom. Third, Aditya I completely eliminated Pallava power by defeating the last Pallav king Aparajita. Which of the statements given above is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो विजयलया थे ये चोला एम्पायर के जो है फाउंडर है। ठीक है, इन्होंने चोला चोला पावर को रिवाइव जरूर किया था इन द 9th सेंचुरी बाय कैप्चरिंग तंजोर, लेकिन पल्लवा से कैप्चर नहीं किया था। इन्होंने उसको कैप्चर किया था मुतैयराज से। ठीक है, ये जो मुतैयराज थे ये पल्लवास के फ्यूडेटरी थे। जब इनके पास ये तंजोर था तब विजयलया ने 9th सेंचुरी में करीब 850 एडी में इनका वॉर हुआ था, तब इन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था तंजोर को। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है। जो चोलास थे जब वो इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने से पहले, शुरुआत करने से पहले वो कांची के जो पल्लवास थे उनके फ्यूडेटरीज थे। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट में है जो आदित्य फर्स्ट थे, ये विजयलया के ही बेटे थे आदित्य फर्स्ट। इन्होंने पल्लवा का जो लास्ट रूलर थे अपराजिता उनको हराया था। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हराने के बाद किस रीजन को कैप्चर कर लिया था इन्होंने? तोंडई मंडलम। जब विजयलया ने तंजौर सिटी को कैप्चर किया था उन्होंने वापस उस सिटी को रीबिल्ड किया था एंड वहां पे गॉडेस निशुंभा सुदिनी की टेम्पल बनवाई थी। ठीक है, क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अचीवमेंट्स इज करेक्टली एसोसिएटेड विद चोला एम्पर राजराजा फर्स्ट? First, annexation of northern Sri Lanka, Ela Mandalam, and making Polonnaruwa its capital. Second, conducting the first systematic land survey in the Chola kingdom for revenue assessment. Third, creation of a naval fleet that destroyed the Chera navy at Trivandrum, Kandaluru, Salai. Correct. Select the correct answer using the code given below. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये जो चोला एम्पायर राजराजा फर्स्ट थे इनको ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स कहा जाता है। इन्होंने 985 से 1014 एडी तक जो है रूल किया था। ठीक है, ये पहले चोला एम्पायर थे जिन्होंने श्रीलंका को कैप्चर किया था। उस समय श्रीलंका का नाम था सिलोन। ठीक है, ये सबसे पहले चोला एम्पायर थे जिन्होंने उसको कैप्चर किया था एंड पोलोनारुवा को कैपिटल भी बनाया था। इन्होंने किसको हराकर श्रीलंका को एनेक्स किया था? महिंदा फिफ्थ। सेकेंड स्टेटमेंट में कि ये सबसे पहले चोला एम्पायर थे जिन्होंने सिस्टमैटिक लैंड सर्वे करवाया था ताकि वो रेवेन्यू सिस्टम को एक्यूरेटली लैंड में कितनी ज़्यादा यील्ड हो रही है उसके हिसाब से टैक्स सिस्टम को अरेंज वो कर सके। ठीक है, एंड तीसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि इनकी लीडरशिप के अंडर पे ही चोला एम्पायर की जो नेवल फ्लीट थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी और इन्होंने चेरा नेवी को त्रिवंद्रम में डिफीट भी किया था। क्वेश्चन थर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद राजेंद्र फर्स्ट। First, assumption of the title Gangaikonda Chol after an expedition to the river Ganges. Second, naval expedition against the Sri Vijaya Empire in Southeast Asia. Third, complete conquest of the entire island of Sri Lanka. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। राजेंद्र फर्स्ट जो थे वो राजराजा फर्स्ट के बेटे थे। इन्होंने 1014 से 1044 एडी तक जो है रूल किया था। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर्स। इन्होंने रिवर गंगा तक मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था एंड बाकायदा जो पाल डायनेस्टी के रूलर थे उस वक्त
महिपाल उनको हराया था, और उनको हराने के बाद उन्होंने गंगईकोंडा चोल का टाइटल जो है अडॉप्ट किया था, क्योंकि उन्होंने गंगा के घाट के पास में गंगईकोंडा चोलापुरम नाम की एक न्यू सिटी भी स्टैब्लिश की थी। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन्होंने नेवल एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट श्री विजय एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। हमने जब पाल, राजपूतास एंड प्रतिहार्स के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने पाल डायनेस्टी के समय पे ही श्री विजय एम्पायर के बारे में वहां पे पढ़ा था, शैलेंद्र डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद आई थी ये श्री विजय एम्पायर। प्रेजेंट डे में जहाँ इंडोनेशिया है, जावा, सुमात्रा उसके आइलैंड्स हैं, वहां पर हमको पता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का प्रेजेंट है, तो उसका पूरा कंट्रोल जो था स्ट्रेट को श्री विजय एम्पायर के पास में था। मोस्टली जो ट्रेड थी उसी रूट से होकर जाया करती थी। एंड राजेंद्र फर्स्ट को चीज पता थी कि जिसका सी रूट पे भी पावर स्टैब्लिश होगी वो पूरे वर्ल्ड में भी रूल करेगा, तो इसीलिए उन्होंने नेवल एक्सपेडिशन को वहां तक ले गए और बाकायदा उन्होंने उसको भी कनकर कर लिया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए कि इन्होंने कंप्लीटली श्रीलंका को अपने अंडर कर लिया था, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। राजा फर्स्ट ने सिर्फ नदन श्रीलंका को कैप्चर किया था, लेकिन जो राजेंद्र फर्स्ट थे उन्होंने पूरे के पूरे श्रीलंका को अपने चोला एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। एंड वहाँ के जो किंग थे महिंदा फर्स्ट, जिनको राजा फर्स्ट ने सिर्फ डिफीट किया था, लेकिन राजेंद्र चोल ने उनको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, देखिए राजेंद्र फर्स्ट का गंगईकोंडा चोल के अलावा और भी टाइटल थे, जैसे उत्तम चोल, मुड़ीकोंडा चोल, पंडित चोल। ठीक है, Question 4. With the reference to the Chola local self-government, what was the primary difference between Ur and Sabha? A. Ur was an assembly of merchants, while Sabha was an assembly of common peasants. B. Ur was a general assembly of common village landowners, while Sabha was an exclusive assembly of Brahmin landowners in Agrahar villages. C. Ur was a judicial committee appointed by the king, while Sabha was a military council. D. Ur functioned at the district level while Sabha functioned at the empire level. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चोला एम्पायर का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यूपीएससी को ये टॉपिक भी बहुत पसंद है, और एंड सभा का, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन भी कर लेते हैं। पहले तो ऑप्शन देखिए कि और जो थी वो एक जनरल असेंबली थी जिसमें विलेज के कॉमन लैंड ओनर्स रहा करते थे, करेक्ट बात है। एंड जो सभा थी वो एक्सक्लूसिवली से ब्राह्मण लैंड ओनर्स के लिए थी। ठीक है, देखिए दो सभा हो गई और एंड सभा, और को कई जगह आप महासभा भी पढ़ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और क्या था, एक कॉमन जो विलेज के जो कॉमन व्यक्ति थे जिसके पास ना कुछ ज्यादा जमीन वगैरह नहीं थी, कॉमन व्यक्ति वो लोग उसमें होते थे। लेकिन सभा में जो लैंड ओनर ब्राह्मण्स हुआ करते थे, बड़े बड़े लोग, सिर्फ वही हुआ करते थे, एक्सक्लूसिव थी ये। विलेज में जो भी कुछ होता था उसका मैनेजमेंट करना होता था, तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी जिसको बोला जाता है वरियम, तो वो उस कमेटी, तो ये कमेटी जो है पूरा विलेज का मैनेजमेंट देखती थी। ठीक है, अब इस वरियम में हर कोई शामिल नहीं हो सकता था, कुछ क्वालिफिकेशंस थी जो कि उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये चीज मेंशन है काफी कुछ इसके बारे में, कि कौन इसमें इलेक्ट हो सकते थे। अब सिर्फ वही व्यक्ति इसमें इलेक्ट हो सकता था जिसके पास करीब हाफ एकर्स का लैंड होगा, जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होगी लेकिन 75 ईयर से कम होगी, जिसका खुद का हाउस होगा, जिसके पास वेद्स का नॉलेज होगा, ब्राह्मण का नॉलेज होगा एंड ट्रेड कॉमर्स का भी नॉलेज होगा। अब इलेक्शन होता कैसे था, वो एक लकी ड्रॉ के जरिए हुआ करता था जिसको बोला जाता था कुडुवलई। Question 5. Consider the following pairs. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 करेक्ट एंड 4th रॉन्ग है। देखिए ये जो डिवीजन दिए हुए हैं, जैसे राष्ट्रकूटास, प्रतिहास, पाल्स में था, किस तरीके से उनका एम्पायर रहता था, भुक्ति में डिवाइडेड है, भुक्ति के नीचे वैश्य है, राष्ट्रकूटा का राष्ट्र है एंड देन वैश्य है, देन भुक्ति है,
है ना। इसी तरीके से चोला एम्पायर का भी इस तरीके से टेरिटोरियल डिवीजन था। अगरम था ये लोकल लेवल पे बनने वाले कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट था, इसीलिए वो आंसर जो है वो गलत है। तो इनका भी एम्पायर कैसे डिवाइडेड था? सबसे पहले ऊपर था इनका मंडलम, ठीक है, मंडलम मेजर टेरिटोरियल डिवीजन करेक्ट है। इसको बोल सकते हैं आप ये है प्रोविंस। इसके नीचे रहता था कोट्टाम, कोट्टाम हो गया डिस्ट्रिक्ट। इसके नीचे रहता था वालानाडु, ये हो गया सब डिस्ट्रिक्ट। के बाद आता है नाडू या नादू, जिसमें नंबर ऑफ विलेजेस, एक ग्रुप को नाडू बोला जाता था। देन इसके बाद आता था नादोलौर विलेज। इस तरीके से इनका हायरार्कियल डिवीजन था, ठीक है। Question 6. The Uttaramerur inscriptions are primarily significant because they reveal a system in which qualified persons were selected for different village committees through a prescribed procedure. B. A system of direct voting in which every adult resident voted for the village executive. C. A system in which all village officials were appointed directly by the Chola emperor. And D. A hereditary system in which membership of village committees automatically passed from father to सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब भी हमने उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कशन किया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन में किस तरीके से जो एग्जीक्यूटिव कमेटी हुआ करती थी, जिसको क्या बोला जाता था, वरियम, है ना, कि उसके मेंबर्स कैसे बनेंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी उन मेंबर्स की, वो उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है ना। अ सिस्टम इन विच क्वालिफाइड पर्सन वर सेलेक्टेड फॉर डिफरेंट विलेज कमिटीज थ्रू अ प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर, वो सभी उत्तरामेरुर इंस्क्रिप्शन में मेंशन था, ठीक है। और कौन सी मेथड थी? वो थी लकी ड्रॉ वाला सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, कुदुवलाई। और मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या थी? जिसका हाफ एकड़ का लैंड होगा, जिसकी एज 35 ईयर से ज़्यादा होगी लेकिन 70 ईयर से कम होगी, खुद का घर होगा, जिसको वेद्स, ब्राह्मण, ट्रेड एंड कॉमर्स का नॉलेज होगा, ठीक है। Question 7. In the context of Chola administrative machinery, arrange the administrative divisions in descending order of size. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2 1 3 4। अब भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, इसके सबसे ऊपर आता है मंडलम, मंडलम के नीचे आता है कुट्टाम, कुट्टाम के नीचे आता है वालानाडु, वालानाडु के नीचे आता है नादुलुर, एंड देन नाडू, उसके नीचे आता है नादुलुर, और वही है आपका ग्रामम, ठीक है। Question 8. Which one of the following is the most appropriate interpretation of the Kuduvalai procedure described in the Uttaramerur inscription? A. Collection of taxes in a pot by village officials. B. Selection of qualified candidates for village committees through the drawing of palm leaf tickets from a pot. C. Distribution of temple land among Brahmadev villages. And D. Selection of military commanders by the Chola king. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब भी हमने बात करी थी किस तरीके से मेंबर का जो सिलेक्शन हुआ करता था कुडुवलई में, वो लकी ड्रॉ के जरिए होता था। वो लकी ड्रॉ में क्या होता था, एक पॉट रहता था, उस पॉट के अंदर जो है लीव्स डाली जाती थी, उस लीव्स में जो भी व्यक्ति क्वालिफाइड व्यक्ति था उसके नेम्स उसमें मेंशन रहा करते थे, एंड देन उस पॉट में वो लोग उसको डाल दिया करते थे। एंड देन उसके बाद जिसकी भी पत्ती आएगी हाथ में नाम में लिखी हुई, वही उसका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक है। Question 9. Match the following Chola administrative terms with their correct description. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए A2, B3, C1 एंड D4। पुराबू वारी तिनैक कलाम जो था ये डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू था। इसका काम था जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, टैक्स रजिस्टर्स, उन सबको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखना। पेरुंदनम, ये हाई कैटेगरी वाले रॉयल ऑफिशियल हुआ करते थे। तीसरा है वेट्टी, देखो वेट्टी को ही ना कड़माई भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर वर्ड्स अलग अलग आ जाएं तो, ठीक है। तो वेट्टी क्या होता था, फोर्स्ड अनपेड लेबर, यानी जबरदस्ती उनसे काम करवाना, और उस काम के लिए आप उनको पैसे भी नहीं देते हो,
ठीक है, अब वो कुछ भी काम करवा सकते थे फोर्स लेबर, चाहे कैनल को साफ करवाना हो, टैंक को साफ करवाना हो। ठीक है। एंड लास्ट इज सिरुदनम, ये रॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे लेकिन लोकल कैटेगरी के। पेरुंदम, रॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे लेकिन हाई कैटेगरी के। सिरुदनम, रॉयल ऑफिशियल्स हुआ करते थे लेकिन लोअर कैटेगरी के। ठीक है। Question 10th. Consider the following statements regarding trade guilds during the Chola period. First, Manigramam and Nandeshi were powerful merchant guilds operating in domestic and overseas maritime trade. Second, Ainuru were the 500 was an umbrella organization of merchants operating across South India and Southeast Asia. Third, foreign trade was strictly prohibited by the Chola kings to preserve local economic self-sufficiency. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आपको ध्यान होगा हमने संगम एज के दौरान में अय्या वोल 500 के बारे में पढ़ा था। ये वही पावरफुल मर्चेंट्स का ग्रुप था जिनकी जो ट्रेडिंग कैपेसिटी थी वो आउट ऑफ इंडिया थी। ये वही है आइनूरुवार, वही है ये। करेक्ट स्टेटमेंट है कि इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स ऑपरेटिंग अक्रॉस साउथ इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। पहला स्टेटमेंट जो मनीग्रामम एंड नांदेशी थे, ये पावरफुल मर्चेंट्स का ग्रुप हुआ करता था जो कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, कोस्टल एंड क्रॉस ओशियनिक कॉमर्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। ठीक है। मनीग्रामा में नांदेशी के अलावा एक और इन्हीं के साथ पावरफुल मर्चेंट गिल्ड था, उसका नाम था अंजुवनम। वो भी इन्हीं सब चीज़ों में शामिल था। एंड तीसरा कि चोला किंग्स ने फॉरेन ट्रेड को स्ट्रिक्टली मना करवा के रखा हुआ था, गलत स्टेटमेंट है। चोला किंग्स खुद एक्टिवली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया करते थे फॉर दिस मैरीटाइम ट्रेड्स। जैसे अभी हमने बात की थी कि राजेंद्र फर्स्ट ने किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ मलक्का के कंट्रोल के लिए श्री विजया किंगडम से लड़ाई की थी, है ना। उसका मेन कारण था चाइनीज एम्पायर को कांटेक्ट करने के लिए फॉर ट्रेड। और उस वक्त चाइना में कौन सी डायनेस्टी थी? सोंग डायनेस्टी। ठीक है। क्वेश्चन 11, द चोला एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लोकल विलेजेस, व्हाट वर द वरियम्स? A. Royal tax collectors appointed directly by the central court. B. Executive subcommittees of the Sabha assigned specific tasks like water management and garden maintenance. C. Standing armies stationed in frontier provinces. And D. 10 grants awarded to war veterans. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब भी हमने वरियम के बारे में बात करी थी कि विलेज की एग्जीक्यूटिव कमिटीज हुआ करती थी, जिसका काम क्या था विलेज में, जिसका काम क्या था विलेज के कामों को मेंटेन करके रखना। एंड उत्तरा मेरी इंस्क्रिप्शन में उनकी क्वालिफिकेशन लिखी हुई थी कि कौन लोग उसके मेंबर होंगे। तो हर एक काम के लिए अलग अलग वरियम्स बनी हुई होती थी। टैंक और वाटर कमेटी के लिए इरीवरियम, जैसे यहाँ गार्डन मेंटेनेंस के लिए, तो गार्डन मेंटेनेंस के लिए थी थोत्तावरियम। गोल्ड मेंटेनेंस के लिए हुआ करती थी ऑनवरियम। एंड जो साल भर में सभी कामों को रिव्यू करने वाली कमेटी थी, एनुअल कमेटी, उसे बोला जाता था संवत्सरवरियम। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देखिए, फ्रंटियर प्रोविंसेस में जो स्टैंडिंग आर्मीज हुआ करती थी, है ना, जो ये मिलिट्री यूनिट्स थे, इनको बोला जाता था कैकोलाज या बिलाई करार। Question 12. Consider the following features of Chola temple architecture. First, grand Viman dominating over the Gopuram in height. Second, presence of a Panchayatan ground plan with distinct Nagara-style curvy linear towers. Third, integrated bronze sculptures produced using the Siripurdu, yani lost wax technique. Which of the features given above are characteristic of Chola architecture and art? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 ओनली। ये जो पंचयातन ग्राउंड प्लान के बारे में बात हो रही है ना,
ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि ये सिर्फ नगरा स्टाइल टेम्पल्स में ही देखने को मिलता है। चोला एम्पायर के टाइम पे डेवलप हुआ था द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्तास के टाइम पे डेवलप हुआ था नगरा स्टाइल एंड चोल्स के टाइम पे डेवलप हुआ द्राविडियन स्टाइल। इसके बारे में तुझसे डिस्कशन कर लेंगे। कुछ इस तरीके से द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर रहा करता था। ठीक है, नगर स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स, हाई बाउंड्री वॉल्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन द्रविड़ा स्टाइल टेम्पल में वो हुआ करती थी। टेम्पल के पूरी तरीके से सराउंड करने के बाद फ्रंट में उनका एक बड़ा सा गेट होता है जिसे बोला जाता है गोपुरम। ठीक है, गोपुरम से जब आप एंटर करते हो फिर पड़ता है सबसे पहले यहाँ पर असेंबली हॉल जिसको बोला जाता है मंडप। मंडप के बाद मेन गर्भगृह में पहुंचने से पहले एक और प्लेटफॉर्म आपको मिलता है, उसे बोला जाता है अंतराल। ठीक है, एंड देन उसके बाद गर्भगृह आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे मेन डीटी जो है वो रहते हैं। अब उसके पहले भी जो एंट्रेंस गेट होगा वहां पर दो लोगों की स्कल्पचर्स बनी हुई होती है, इसमें से एक होते हैं मिथुन और दूसरे होते हैं यक्ष। सब बोला जाता है विमान, और विमान के ऊपर होता है क्राउनिंग एलिमेंट जिसको बोला जा रहा है शिखर, और यही नगर स्टाइल में इसको कलश बोला जाता है। Question 13th, which of the following literary works and authors of the Chola period is incorrectly matched? A. Kamba Ramayanam, Kamban. B. Kalingattu Parani, Jayam Kondar. C. Periya Puranam, Shekhizar. And D. Tiruvachakam Appar. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तिरुवचकम जो है ये मनिका सागर ने लिखी थी। ठीक है, ये एक शैवाइट थे, उन्होंने लिखी थी इसे। कंबन रामायण जो है वो कंबन ने लिखी थी, रामायण का तमिल वर्जन। किसके अंडर पे? सदायप वलाल। कलिंगट्टू परानी जयम कोंडार ने लिखी थी। इसमें जो अगेन फेमस रूलर थे कोलुतुंगा फर्स्ट, उन्होंने कलिंगा के ऊपर विक्ट्री प्राप्त की थी, यानी कि विजय प्राप्त की थी। उसके बारे में इस कलिंगा पट्टू में उन्होंने मेंशन किया है जयम कोंडार ने। एंड पेरिया पुराणम जो है शेखिजार ने कंपोज किया है, ये बायोग्राफी है 63 नयनमार्स की। नयनमार्स जो कौन थे? विष्णु भगवान के भक्त थे। ठीक है, उनके बारे में जो है इस पेरिया पुराणम में लिखा गया है, और ये किसके अंडर पर लिखा गया था? कोलुतुंगा टू के दौरान पे। Question 14th. Consider the following types of land grants mentioned in Chola inscription. How many of the above pairs are not correctly matched? हमसे यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है और उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नन, क्योंकि सभी जो है करेक्टली मैच्ड है। ब्रह्मदे क्या होता है? वो लैंड जो कि ब्राह्मण्स को गिफ्ट दिया गया है, एंड ये मोस्टली टैक्स फ्री लैंड ही हुआ करते थे। ठीक है, और इनसे विलेज बनाते थे, उसको अग्रहार विलेज ये लोग बोला करते थे। देवदान जो कि टेम्पल्स को गिफ्ट दिए जाते थे लैंड। ठीक है, इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो टेम्पल की देखभाल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। शाल भोग एक स्कूल की मेंटेनेंस के लिए लैंड दिया जाता था। ठीक है, शाला आपका वो हो गया स्कूल, उसकी जगह पे कई बार आपको दूसरा वर्ड भी देखने को मिल सकता है, वर्टिकाल्स। ठीक है, एंड लास्ट पलीछंदम, ये जैन मोनेस्ट्रीज जो हुआ करती थी उसको ये लैंड ग्रांट दिया जाता था। कई बार आप दूसरा इंस्टीट्यूशन की जगह पे पल्लीज वर्ड भी देख सकते हैं, तो वहां पे भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन 15th. Which Chola king assumed the title Sungam Tavirtha Chola, abolisher of tolls for reforming trade taxes? A. Rajaraja first, B. Rajendra first, C. Kolutunga first, and D. Veer Rajendra. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलुतुंगा फर्स्ट। इनका जो रूलिंग पीरियड था वो था 1070 से 1120 एडी। उन्होंने टोल्स को एबॉलिश किया था, इसीलिए उनको ये टाइटल मिला हुआ था सुंगम तविर्ता चोल। जैसे कि इन्होंने चाइना में
1077 के दौरान पे 72 मर्चेंट्स का एक ग्रुप भी भेजा था फॉर एक्सपांडिंग द ट्रेड। क्वेश्चन 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, Chola bronze sculpture is closely associated with the development of sophisticated metal casting techniques. Second, the popularity of bronze sculpture meant that stone sculpture ceased to have importance in Chola temples. Third, the Nataraj became one of the most celebrated forms of Chola bronze iconography. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 3 ओनली। चोलास के टाइम पे जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर की टेक्निक थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, वो बहुत ज़्यादा पीक पे पहुंच चुकी थी, जिससे उन्होंने बढ़िया बढ़िया आर्टिकल जो है ब्रॉन्ज के बनाए हुए जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस तो नटराज है। नटराज के अलावा दो और हैं, एक है देवी स्टैचू, शायद आपने ना पढ़ा हो अगर, और एक और है कालिया दमन, जिसमें श्री कृष्ण को जो काले नाग था उसके ऊपर डांस करते हुए ब्रॉन्ज स्कल्पचर में दिखाया गया है। ये तीनों की तीनों जो है ना आईहोल से मिली हुई है, जब एक्सकवेशन हुआ था वहां से तीनों स्टैचूज जो है वो मिली हुई है। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि टोलास के टाइम पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर की जो टेक्निक थी वो वाकई में पीक में पहुंच चुकी थी, लेकिन इस मतलब ये नहीं था कि स्टोन स्कल्पचर जो है वो एग्जिस्ट करना ही बंद कर दिए थे, वो चीज़ गलत है। ये जो है सबसे ज़्यादा फेमस स्कल्पचर रहा है चोला एम्पायर का नटराज। ये एक तरीके से ये महादेव को डिपिक्शन करता है, ये वाला स्ट्रक्चर। इसमें जितनी भी चीज़ें बनी हुई है वो हर एक चीज़ किसी न किसी चीज़ को सिंबलाइज करती है। इनका जो अपर राइट हैंड है जहाँ पर डमरू उन्होंने पकड़ा हुआ है ना, डमरू से जब आप उसको शेक करते हो तो उससे साउंड क्रिएट होता है, तो ये सिग्निफाई करता है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। एंड जो लेफ्ट अपर हैंड है उसमें है फायर, से फायर से आप जला के सब कुछ राख कर सकते हो, या दैट मीन्स क्रिएशन है अगर किसी चीज़ का तो उसका डिस्ट्रक्शन भी निश्चित है। उनका जो लोअर राइट हैंड है जिसमें अभय मुद्रा उन्होंने इसमें की हुई है महादेव ने, वो डिपिक्ट करता है कि उनके जो डेवोटी हैं उनको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो लोअर लेफ्ट हैंड है वो उनके पैरों की तरफ झुका हुआ है, विच डिपिक्ट्स सैल्वेशन। नीचे एक छोटा सा आपको द्वार फिगर दिख रहा होगा, ये है ईगो, इसको रिप्रेजेंट करता है ईगो, इग्नोरेंस को, ठीक है, कि वो किस तरीके से डीटी के सामने वो इग्नोरेंस भी पैरों की धूल के समान है। इस तरीके से जो हेयर उड़ रहे हैं इनके फ्लॉक्स, वो रिवर गंगेस को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ईयर में महादेव की एक ईयर में मेल ईयरिंग है, दूसरी साइड पे फीमेल ईयरिंग है, विच रिप्रेजेंट्स अर्धनारीश्वर। एक हाथ पे ये जो दिख रहा है ना, ये स्नेक है, तो एक हाथ में वो रैप्ड होके दिखाया जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी पावर। ये कुंडलिनी पावर जो होती है ट्रू कॉन्शियसनेस होती है, ट्रू नॉलेज होता है, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर पे एग्जिस्ट करता है। अगर व्यक्ति प्रॉपर तरीके से ध्यान दे, मेडिटेट करे, तो उस ट्रू नॉलेज को वो एक्वायर कर सकता है संसार की सभी मोहमाया से दूर। एंड ये जो पूरा सर्कल बना हुआ है, इट रिप्रेजेंट्स वास्ट साइकिल ऑफ टाइम। बिल्कुल, जो समय है वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो निरंतर चलता रहता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रॉन्ज स्कल्पचर, एक छोटे से स्कल्पचर में कितनी ज़्यादा डिटेलिंग जो है चोलास के टाइम पे बताई जाने लगी थी। इसलिए बोला जाता है कि चोलास के टाइम पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर पीक में पहुंच गया था। क्वेश्चन 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेवेन्यू सिस्टम अंडर द इंपीरियल चोल्स। First, land tax Kanamai was fixed after a detailed survey and was usually 1/3 of the gross produce. Second, revenue was collected exclusively in gold coins called kasus. Third, residential areas, Nattam and cremation grounds were exempt from tax. Which of the statements given above are correct? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 3 स्टेटमेंट। रेवेन्यू जो थी वो सिर्फ गोल्ड कॉइन्स में बस नहीं होती थी, वो पैडी में भी हो जाता था पेमेंट, एंड कैश में, दोनों में अलाउड था। लैंड टैक्स हुआ करता था जिसे कदमई बोला जाता है, वो 1/3 ही हुआ करता था जितना भी प्रोड्यूस है उसका, ठीक है। एंड जो रेसिडेंशियल एरियाज थे वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। एंड क्रिमेशन ग्राउंड से भी, क्रिमेशन ग्राउंड के अलावा जो वाटर चैनल्स हुआ करती थी जहाँ पर, वहाँ पर भी कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। इवन टेम्पल्स, या टेम्पल्स भी। तो ये थे हमारे सभी क्वेश्चंस फ्रॉम द चोला एम्पायर, और अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा, कुछ
डाउट भी रहा हो तो हो सकता है वो भी अब आपका क्लियर हो गया होगा। हमारा जो टॉपिक रहेगा अब नेक्स्ट वीडियो के लिए वो है दिल्ली सल्तनत, जो कि 1200 से 1500 पीरियड का रहेगा, यानी 13th to 16th सेंचुरी। इसमें स्लेव डायनेस्टी एंड एरा ऑफ बलबान रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने तुगलक वाला अलग पार्ट में रखूंगी, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मैच्ड अप हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। आपको कंटेंट अच्छा लगा आज को तो ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड बाकी एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा एंड बाकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।